वेलकम टू मीरा फिजियो अपे इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बैंकर्ट लीजन क्या होता है, शोल्डर जॉइंट क्या होता है, शोल्डर डिसलोकेशन क्या होता है, जिस कारण बैंकर्ट लीजन बार बार क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है और उसकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, उसमें आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आप उसका डायग्नोसिस कैसे करवाएंगे, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि बैंकर्ट लीजन का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो चलिए हम इस बारे में आज बात शुरू करते हैं कि बैंकर्ट लीजन का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर आपको ये कंडीशन हो रही है कि बार-बार आपका शोल्डर डिस्लोकेशन हो रहा है, बार-बार शोल्डर का डिस्लोकेशन हो रहा है, आपको बार-बार डिस्लोकेट हो रहा है जिस कारण की बैंकर्ट लीजन बना हुआ है, तो उसमें सर्जरी उसका ऑप्शन रहता है कि उसमें सर्जरी आपको करवानी रहती है, जो कि शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी, ये कुछ सर्जरियाँ हैं जो थ्रू सर्जन होती है अंडर द सुपरविजन ऑफ सर्जन। और इसको आज हम डिटेल में देखेंगे कि सर्जरी कैसे होती है, फिर उसके बाद क्या रिहैबिलिटेशन हमको देखेंगे, फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन, वो भी आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि बैंकर्ट शोल्डर रिपेयर क्या होता है और क्यों होता है, कैसे करते हैं, इसकी प्रिपरेशन क्या है, ये सब हम इसमें अभी देखते हैं। तो शोल्डर बैंकर्ट रिपेयर में क्या होता है कि एक सर्जिकल टेक्निक होती है, जो अगर आपके शोल्डर जॉइंट में बार-बार डिस्लोकेशन बना हुआ है, तो उसे रिपेयर करना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो आपको उसको शोल्डर को यूज़ करने में बहुत दिक्कतें होंगी और इन सब चीज़ों के कारण इसको अवॉइड करने के लिए हमें शोल्डर का रिपेयर करना ज़रूरी रहता है, इसलिए इसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम चलिए देखते हैं कि बैंकर्ट शोल्डर जब रिपेयर होता है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो इनिशियली सर्जिकल कंसल्टेशन, तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा कि जो सर्जिकल मतलब जो सर्जन होता है, उससे आपको कंसल्ट करना रहेगा। तो वो जब आपको कंसल्ट करेगा, तो आपको क्या-क्या चीज़ें बताएगा, क्या-क्या चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी होती हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले तो आपका ऑपरेशन के पहले एक एक्स-रे होगा। जब आपको ऑपरेशन के लिए आप प्रिपेयर हो, सर्जन के पास जा रहे हो, उस चीज़ की कंसल्ट करने के लिए मुझे सर्जरी करवानी है, तो उसके पहले आपका एक एक्स-रे होगा। और आपका फुल बॉडी चेकअप होगा, कंप्लीट एक मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी कि आपको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है या थायराइड तो नहीं है या कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहे हैं आप। ये चीज़ें आपसे सर्जन पूछेगा, आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा कि अभी तक आपकी लाइफ में आपको ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन बनी है या कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, आप गिरे हैं, कुछ हुआ है। पूरी फुल बॉडी चेकअप, फुल कंप्लीट हिस्ट्री आपकी ली जाती है। और आपकी सर्जिकल हिस्ट्री भी ली जाती है कि इससे पहले आपने सर्जरी करवाई थी क्या? किसी ज़रूरी नहीं है कि बैंकर्ट लीजन की सर्जरी हुई हो सकता है कोई और सर्जरी हुई है आपकी बॉडी में, तो वो हिस्ट्री भी देखी जाएगी। और अगर विमेन्स में देखा जाए, तो जो मैरिड विमेन्स होती हैं, तो उनका कहीं सीज़र से बेबी तो नहीं हुआ है, ऑपरेशन के थ्रू बेबी तो नहीं हुआ है, ये हिस्ट्री देखी जाती है। और साथ में आपका मेडिकल हिस्ट्री में मेडिकेशन भी देखा जाता है कि इससे पहले आप कुछ लेते हो या कुछ दवाइयाँ चल रही हों, जैसे कि थायराइड की मेडिसिन होती है जो कि हमें अक्सर खानी पड़ती है, डायबिटीज़ की मेडिसिन खानी पड़ती है, हाइपरटेंशन वालों को मेडिसिन खानी पड़ती है। तो जो एलर्जी वाले होते हैं उन्हें भी मेडिसिन खानी पड़ती है, या जो अस्थमा वाले होते हैं उन्हें पंप लेना पड़ता है। तो ये हिस्ट्री देखी जाती है कि आप अभी पहले लेते थे, अभी बंद कर दिए या अभी करंट में कोई मेडिसिन ले रहे हो, ये चीज़ें देखी जाती है। साथ में ये भी देखा जाता है कि आप कोई सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे हैं। सप्लीमेंट क्या होता है? विटामिन सप्लीमेंट होते हैं, हम टैबलेट के थ्रू विटामिन खाते हैं, तो आप ये भी तो नहीं ले रहे हैं आप, क्योंकि कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो ये हिस्ट्री भी देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक सर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हिस्ट्री उसे पता होनी चाहिए। और साथ में आपका एलर्जीज़ का टेस्ट भी होता है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कि कुछ लोगों में एनेस्थीसिया की एलर्जी होती है, खाने-पीने की एलर्जी होती है, स्किन में एलर्जी होती है। और अगर ऐसा होता है कि कुछ मेटालिक पार्ट अगर टच होता है, तो कई टाइप की एलर्जीज़ होती हैं। उस सबको आपका चेकअप होगा कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपका जो प्रिपरेशन में फिर आपका आएगा कि कंप्लीट फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। जो आपका फिजिशियन है, जो सर्जन है, वो आपका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन लेगा, साथ में आपका पूरा बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन भी लेगा
कि आपकी बॉडी किसी चीज़ की सर्जरी के लिए फिट है या नहीं है। आप अगर बैंकर लीजन की सर्जरी को हटा के मैं आपको बताऊँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बैंकर लीजन का हो रहा है तभी ये चीज़ें देखी जाएगी। अगर आप किसी भी सर्जरी के लिए जाते हैं, तो ये पॉइंट आपके हर सर्जरी में देखे जाएँगे कि आपकी बॉडी उस सर्जरी के लिए रेडी है, नहीं है, आप रेडी है मेंटली उस सर्जरी के लिए या नहीं है, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। फिर आता है फिज़िकल थेरेपी। फिज़िकल थेरेपी आपकी सर्जरी के पहले भी होगी और सर्जरी के बाद भी होगी। दोनों टाइम आपकी सर्जरी होती है, आपका दोनों टाइम आपकी फिजियोथेरेपी होती है कि आपकी बॉडी ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी सर्जरी के लिए रेडी है या नहीं है। और उसके पहले आफ्टर द सर्जरी मतलब सर्जरी के बाद आपको क्या एक्सरसाइज करवाएँगे, कैसे करवाएँगे, कितने टाइम बाद करवाएँगे और आपको अगर मान लीजिए स्लिंग लग रहा है तो वो कैसे बंधेगा, क्या होगा, ये आपको सब फिजियोथेरेपिस्ट सर्जरी के पहले बता देता है और उस प्रोसीजर को सर्जरी के बाद आप स्टार्ट करवा देते हैं। तो ये चीज़ है आपका कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन होगा बॉडी का और फिजिकल थेरेपी जो होगी वो भी आपको सर्जरी के पहले भी मिलेगी और सर्जरी के बाद भी मिलेगी, जो कि आपका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन में बहुत अच्छा काम करती है फिजिकल थेरेपी। इसलिए इसको हम सर्जरी के पहले भी देखते हैं, सर्जरी के बाद भी देखते हैं। आगे देखते हैं अब आता है प्रिपरेशन फॉर द सर्जरी। आप जिस दिन आपकी सर्जरी है उस दिन लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहने तो ज़्यादा सही रहेगा। और जो भी मेडिकेशन, जो भी आपको ड्रिप्स वगैरह जो भी लगनी है, वो उसके पहले आपको चेक की जाएगी, कहीं आपको उनसे एलर्जी तो नहीं है। ये चीज़ें भी होती हैं कि आप पे जैसे आपको अगर एनेस्थीसिया लगना है, तो पहले वो टेस्ट होगा आप पे कि कहीं एनेस्थीसिया लगने के बाद आपको एलर्जी तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें भी सर्जरी के पहले देखी जाती हैं। और इवनिंग बिफोर द सर्जरी मतलब रात के बाद से ही आपको कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, खाली पेट रहना है। और ऐसा है कि अगर आप मेडिकेशन लेते हैं किसी चीज़ की, तो उसमें भी आपको पानी ज़्यादा नहीं पीना है, सिप-सिप करके पानी पीना मतलब थोड़ा-थोड़ा पानी पी के मेडिकेशन को खाना है। एकदम से पूरा बहुत सारा पानी नहीं पीना है क्योंकि सर्जरी के पहले ना खाना है, ना पीना है। इसलिए हम अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, जैसे आप डायबिटीज़ का खा रहे हैं मेडिकेशन या फिर हाइपरटेंशन के लिए खा रहे हैं, तो थोड़े से पानी के साथ उस दवाई को लेना है, ज़्यादा पानी नहीं पीना है सर्जरी के पहले। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है? जो बैंकर लीजन की सर्जरी होती है, उसका प्रोसीजर क्या है? तो जिस कंधे में मान लीजिए आपका लेफ्ट कंधे में सर्जरी होनी है, तो उस साइड के कंधे में एक छोटा-सा कट होगा, बहुत स्मॉल कट होता है वहाँ पे और उससे एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है टिनी कैमरा जिसे हम बोलते हैं, वो उसके थ्रू अंदर इंसर्ट करता है सर्जन और वहीं पे ऑपरेशन थिएटर में एक मॉनिटर लगा रहता है, जिससे आपका पूरा कंधा उस टिनी कैमरे के थ्रू दिखाई देता है सर्जन को। ठीक है? तो उसमें सर्जन को दिखाई देता है कि जो ग्लिनोइड आपकी बोन होती है वहाँ पे, उससे जो लैब्रम अटैच होती है, वो उसको दिखाई देगी, वहाँ पे जो टियर है उसको वो दिखाई देगा। तो वो वहाँ पे एक छोटा-सा इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करेगा और उस लैब्रम को वहाँ पे स्टिच कर देगा। जो आपका लैब्रम कट गया है, फट गया है, उसको वहाँ पे वो टाँके लगा के वहाँ पे उसको स्टिच कर देगा और बहुत छोटा-सा इंसिजन होता है इस प्रोसीजर में और ये सर्जरी फिर आगे बढ़ाता है सर्जन और इसमें एक और सर्जरी होती है ओपन सर्जरी जिसे हम कहते हैं। उसमें स्मॉल इंसिजन नहीं होता है, उसमें आपके कंधे में जहाँ पे ऑपरेट होना है वहाँ पे ओपन मतलब बहुत बड़ा कट लगा के उस पार्ट को ओपन करके फिर सर्जरी करते हैं। और इसमें जो इस सर्जरी को हम ओपन सर्जरी कहते हैं और जो सर्जरी मैंने आपको अभी बताई कि स्मॉल इंसिजन वाली जो सर्जरी है इसको आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी कहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हमारा आता है कि शोल्डर की जब सर्जरी हो गई है इसके बाद उसकी रिकवरी कैसे होती है? क्या होती है? और कितना टाइम लगता है? अब हम ये देखते हैं। फर्स्टली तो आपको आफ्टर द सर्जरी आप एकदम से मूव नहीं कर सकते हैं, आप जनरल एनेस्थीसिया के अंदर रहेंगे, आपको बेहोश किया जाएगा, तो आपको कुछ टाइम के लिए मतलब ओवरनाइट या 1 दिन के लिए डिपेंड करता है सर्जन पे और डिपेंड करता है आपकी रिकवरी पे कि आप एनेस्थीसिया कितने जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं और आपको कहीं वीकनेस तो नहीं हो रही है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो आपको 1 या 2 दिन के लिए या फिर हो सकता है रात भर के लिए ही आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ सकता है। और जो आपको वहाँ पे स्टिचेस लगे हैं, जो आपके टाँके लगे हैं, वो 10 से 14 दिन में वहाँ से
रिमूव कर दिए जाते हैं। अब तो लेटेस्ट स्टिचेस और टाँके लगने लगे हैं कि वहाँ पे घुल जाते हैं, पहले जैसे नहीं होते हैं कि उसको कट करना पड़े। अब तो लेटेस्ट टाँके लगने लगे तो 10 से 14 दिन में घुल जाते हैं या फिर काट दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आफ्टर द सर्जरी आपको एक स्लिंग के अंदर आपका हाथ रखा जाता है, जिसे कहते हैं हम बल्की इमोबिलाइजर स्लिंग। मैं आपको इसकी फोटो दिखाती हूँ। ये देखिए आप ये देख सकते हैं, ये है बल्की इमोबिलाइजर स्लिंग। बल्की इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे वेट है। ये देखिए यहाँ पे वेट है, इसलिए हम इसे कहते हैं बल्की इमोबिलाइजर स्लिंग, जो आपको सर्जरी के बाद लगता है ताकि आप अपना हाथ को मूव ना करें और आपके टाके ना कटें, इसलिए हम इसको मोबिलाइज करके रखते हैं। मोबिलाइज करके रखते हैं, हाथ को ज़्यादा हिलाते डुलाते नहीं है। फिर सर्जन जो है मेडिकेशन देता है, पेन किलर देता है, क्योंकि आफ्टर द एनेस्थीसिया जैसे ही खत्म होगा उसका एनेस्थीसिया का असर, आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए आपको पेन किलर भी दी जाएगी। इन्फेक्शन ना हो जाए उस जगह पे, इसलिए आपको एंटीबायोटिक्स भी दी जाएगी जो आपके इन्फेक्शन को रोकेगी। फिर आफ्टर द वीक, 1-2 वीक के बाद आपसे फिजियोथेरेपिस्ट मिलेगा। वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपको क्या एक्सरसाइज करनी है स्लिंग के साथ भी, और आप घर जाके क्या एक्सरसाइज करते हैं वो भी आपको बताएगा। ये दोनों चीज़ें आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा, जो कि उसने पहले आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दी होंगी, पहले आपको बता दी होंगी जब आपकी सर्जरी होने वाली रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया था कि फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा कि आफ्टर दी सर्जरी आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, तो वो प्रोटोकॉल आपको वो फिर से बताएगा। ये स्लिंग जो कि इमोबिलाइज करने के लिए यूज होता है आफ्टर द सर्जरी। अब हम इसमें रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। सर्जरी होने के बाद रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, अब हम ये देख लेते हैं। तो पहला हमारा आता है पेरी ऑपरेटिव। कभी कभार क्या होता है, सर्जरी के टाइम पे नर्व इंजरी हो जाती है। सर्जरी के टाइम पे सर्जन से ही बाय मिस्टेक या फिर किसी भी तरीके से अगर नर्व इंजरी हो गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। अगर आपके स्टिचेस जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं लगे हैं या फिर वो हील नहीं हो पा रहे हैं जल्दी, तो आपकी बॉडी उसको हील नहीं कर पा रही जल्दी, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। और 6 महीने के अंदर देखा जाता है, किसी-किसी में होता है ये कि इन्फेक्शन भी बन सकता है। जिस जगह आपकी सर्जरी हुई है, वहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो सकता है वुंड का, या फिर हो सकता है कि जो स्टिचेस लगे हैं वो रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं या अंदर टूट गए हैं। अगर इमोबिलाइज नहीं किया है आपने हाथ ठीक से, जल्दी हिला दिया है हाथ को, स्लिंग यूज़ नहीं किया है प्रॉपर्ली, तो वो टूट सकते हैं। जो रिपेयर किया है सर्जन ने वो टूट सकता है और हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए आपको, तो ये रिस्क फैक्टर भी बहुत बड़ा होता है। अब आता है 6 महीने या 6 वीक के अंदर बीच में आपको क्या रिस्क फैक्टर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है शोल्डर का स्टिफनेस, क्योंकि आफ्टर द सर्जरी आपका हाथ जो होता है इमोबिलाइज रहता है, एक ही जगह स्लिंग के अंदर रहता है, तो शोल्डर की स्टिफनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। आप स्लिंग हटाने के बाद उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएँगे, आप उसको फुल रेंज में मूव नहीं कर पाते हैं, तो शोल्डर स्टिफनेस बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेबिलिटी जो है, जो डिसलोकेशन हुआ था वो वापस से आ जाए, रिकरेंस हो जाए उसमें, ये कंडीशन भी बहुत ज़्यादा रिस्क में होती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिपेयर हुआ है वो फेल हो जाए, स्टिचेस टूट जाएँ, नहीं टिके, आपकी बॉडी में हील नहीं कर पा रही है, तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, जिसके कारण कि शोल्डर वीकनेस देखने को मिलती है, कंधा बहुत कमज़ोर फील होता है, आपको उसमें इंस्टेबिलिटी फील होती है कि मेरे कंधे में कोई दम नहीं है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। या ये भी हो सकता है कि जो बाहर से स्टिचेस लगे हैं, वो ही हील ना हो, वो फेल हो जाए हील होने में। तो ये चीज़ें आपके रिस्क फैक्टर में आपको देखने को मिलती हैं। तो अभी हमने सर्जरी देखा है, अब हम इसके बाद देखते हैं कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हम कैसे दे सकते हैं बैंकट लीजन के बाद आफ्टर द सर्जरी। हम क्या करवा सकते हैं जिससे कि आपका जो शोल्डर है वो स्टिफ ना हो, उसकी रेंज ऑफ मोशन बनी रहे, उसकी स्ट्रेंथनिंग होती रहे, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और आप हेल्दी रहें। तो चलिए हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में आज बात करते हैं। पहले एक्सरसाइज होती है बॉल स्क्वीज एक्सरसाइज। ये आप स्विंग के साथ भी कर सकते हैं, बिना स्विंग के भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एक स्माइली बॉल आती है,
सॉफ्ट स्पॉन्ज की जो बनी होती है बॉल, वो आप ले सकते हैं, या फिर जो छोटे रुमाल होते हैं उनको फोल्ड करके, वो भी स्पॉन्ज होते हैं, उनको फोल्ड करके एक बॉल का आकार दे सकते हैं। उसको अपने हथेली में रखें, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। ये देखिए, एक छोटे से आकार का कपड़ा, बॉल जो भी आप है आपके पास, आप उसको ले सकते हैं और अपनी हथेली पे इस तरीके से रखें और फिर जोर से अपनी मुट्ठी को इस तरीके से बंद करें। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं स्लिंग के साथ भी, बिना स्लिंग के भी। इसको हम कहते हैं बॉल स्क्वीज एक्सरसाइज। और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत कम प्रेशर नहीं लगाना है, मीडियम प्रेशर के साथ ही आपके बॉल को आपको स्क्वीज करना है। ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं और इसका जो रिपीटेशन रहेगा, आप 7 से 10 बार इसको रिपीट कर सकते हैं दिन में, 2 से 3 बार एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। चलिए, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है पेंडुलम एक्सरसाइज। अब मैं इस बारे में आपको बताती हूँ कि पेंडुलम एक्सरसाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम माने, चलिए हम एक्सरसाइज को डिस्क्राइब करने के लिए सपोज कर लेते हैं कि लेफ्ट आर्म जो है, हमारा लेफ्ट कंधा जो है, उसमें ऑपरेशन हुआ है, उसमें बैंकट लीजन था। तो अगर हमें उसकी एक्सरसाइज करवानी तो हम कैसे करवाते हैं। तो एक टेबल के बगल में आपको खड़े होना है। आपका जो राइट आर्म है, सीधा हाथ है, वो टेबल के ऊपर रहेगा और जो आपका लेफ्ट आर्म है वो आपके दूसरी तरफ रहेगा, टेबल के हवा में झूलता हुआ रहेगा। और आपको अपनी कमर से बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है। जैसे देखिए इस इमेज में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आपका ये राइट आर्म टेबल के ऊपर है, लेफ्ट आर्म जो है बाहर की तरफ है बॉडी में। आपकी बॉडी यहाँ से कमर से आगे को झुकी हुई है और आपको बॉडी फोर्स यूज करना है, हाथ का मूव नहीं करना है, बॉडी फोर्स के साथ हमें एक्सरसाइज करनी है इसमें। तो फिर इसमें आप क्या करेंगे कि जैसे झूले का मूवमेंट होता है ना, स्विंग वाला, कि आप दोलन जिसे कहते हैं, पेंडुलम मींस दोलन। आप दोलन को चला देंगे तो वो खुद ब खुद आगे पीछे होता है। तो ऐसी ही एक्सरसाइज हमें करनी है, बट इसमें हमें बॉडी फोर्स का यूज करना है, हाथ का हाथ के फोर्स का यूज नहीं करना है। तो अब हम अपने हाथ में दोलन वाला जो मूवमेंट है वो शुरू करेंगे। और हमारा मूवमेंट कैसा रहेगा, पहले हमारा हाथ आगे की तरफ जाएगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा। जैसे पेंडुलम का दोलन का मूवमेंट होता है आगे पीछे स्विंग करता हुआ, वैसे ही ये मूवमेंट रहेगा, आगे की तरफ पीछे की तरफ। फिर इसमें दूसरा मूवमेंट ये आएगा, अंदर की तरफ रहेगा और बाहर की तरफ रहेगा। ये अगर आप देखिए, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। फिर इसमें तीसरा मूवमेंट रहेगा कि आपको पूरा अपने हाथ को राउंड घुमाना है, इस तरीके जैसे मेरा एरो देख रहे हैं, ये इस तरीके से आपको दोलन करते हुए पूरा राउंड करना है अपने कंधे को बॉडी फोर्स के साथ। इस एक्सरसाइज से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो रेंज ऑफ मोशन है कंधे का, वो बढ़ेगा, आपका जो कंधे में स्टिफनेस बन रही है वो कम होगी और स्टेबिलिटी भी आपके कंधे की बढ़ेगी। ये आपको एक्सरसाइज जो है दिन में 2 बार करनी है। आप इसका रिपीटेशन 7 बार के लिए रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब हमारा आता है शोल्डर श्रग। शोल्डर श्रग एक्सरसाइज कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको। आप ये खड़े होकर भी कर सकते हैं और चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप खड़े हुए हैं, और तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ, बैठ के कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। तो खड़े होके कैसे करना है, आप खड़े हुए हैं, आपको अपने कंधे दोनों शरीर से चिपका के लूज छोड़ देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपने कंधों को ऊपर की तरफ उचकाना है। ये देखिए, ये एरो बने हुए हैं, इस तरफ आपको अपने कंधों को ऊपर की तरफ उचकाना है। इस तरीके से जैसे ये एरो जा रहे हैं वैसे ही आपके कंधे ऊपर की तरफ उचकेंगे। जैसा आप खड़े होके इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं वैसे ही सेम आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं। ये आप चेयर पे बैठ के आपको होल्ड करना है दोनों साइड से, फिर उसके बाद अपने कंधे को ऊपर की तरफ उचकाना है। इसे हम कहते हैं शोल्डर श्रग एक्सरसाइज। फिर हमारी दूसरी एक्सरसाइज है शोल्डर ब्लैंक पिंचेस। ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं, आप एक चेयर पे बैठ जाइए, अपने हाथ को ढीला छोड़िए, कंधों को ढीला छोड़िए, फिर उसके बाद आपको बैठना है स्ट्रेट, एकदम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठना है। फिर उसके बाद आपको ये जो एरो दिख रहे हैं, इसमें अंदर की तरफ आपको अपने कंधे मोड़ने हैं, अंदर की तरफ और पीछे की तरफ आपको साथ में अपने कंधों को मोड़ना है, ठीक है। और ये जो एरो है इस तरफ से
दोनों कंधे आपको मोड़ना है और आपके यहाँ पे एक हड्डी आपको फील होगी, वो दोनों हड्डी पास पास में हमको लानी है। तो इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं शोल्डर ब्लेंड पिंचेस। और ये एक्सरसाइज भी आपको दिन में 2 बार करनी है। इसका रिपीटेशन भी आप 7 से 8 बार रख सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आप शोल्डर की मोबिलिटी भी बढ़ाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ाते हैं और उसकी स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं। आगे देखते हैं आप। अब हमारा आता है सुपाइन फॉरवर्ड आर्म एलिवेशन। ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको। अब इसमें इस एक्सरसाइज के लिए आपको सीधा लेटना है, ठीक है। फिर जैसे हमने अज्यूम किया था कि आपका लेफ्ट शोल्डर जो है उसमें बैंकर्ट लीजन है, उसमें सर्जरी हुई है, तो उसकी एक्सरसाइज हम बताएंगे। तो उसके लिए आपको सीधा लेटना है। फिर उसके बाद ये जैसे कि ये आपका उल्टा हाथ है जिसमें बैंकर्ट लीजन है, ठीक है। फिर इसमें हमें क्या करना है, सीधा लेटने के बाद जो हमारा सीधा कंधा है, सीधा हाथ जो है, राइट हैंड जो है, वो सपोर्ट करेगा लेफ्ट आर्म को एल्बो की तरफ से, ठीक है। और फिर उसको धीरे 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 ऊपर की तरफ लेके जाना है। जैसे आपको ये एरो दिख रहा है, ये हाथ को वो धक्का देते हुए धीरे 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 सर के ऊपर तक लेके जाना है। ये इस एक्सरसाइज में ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको जिस रेंज पे आके दर्द होने लगी उसके आगे आपको अपने हाथ को और पुश नहीं करना है और धक्का नहीं देना है। जहाँ दर्द होने लगे उस पे आके आपको रुक जाना है। आपको जबरदस्ती करके अपने हाथ को पीछे की तरफ नहीं लेके जाना है। इससे आपके स्टिचेस खुल सकते हैं या दर्द बढ़ सकता है जो असहनीय हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। मैं फिर से एक्सरसाइज को आपको समझा देती हूँ। एक्सरसाइज के लिए आपको सीधा लेटना है और आपका जो सीधा हाथ है वो उल्टे हाथ को सपोर्ट करेगा कोहनी की तरफ से और उसे पीछे धीरे 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 ऊपर लेके आएगा। अपने सर के ऊपर तक का मूवमेंट करना है और ध्यान रखना है कि दर्द नहीं होना चाहिए। ये एक्सरसाइज भी आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। इसका रिपीटेशन भी 7 से 8 बार आप रख सकते हैं। इससे हम शोल्डर का जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी बढ़ाएंगे, उसकी मोबिलिटी बढ़ाएंगे और उससे उसकी स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ेगी। और जैसे कि ये जो एक्सरसाइज हो रही है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है। हमारी ग्रेविटी जो है सीधे आ रही है और हाथ को हम ऊपर की तरफ से लेके जा रहे हैं, मतलब कि इसमें ग्रेविटी इसके हमारे हाथ के अपोजिट काम कर रही है। तो इससे क्या फायदा होता है हमें कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि हमारी हीलिंग प्रोसेस भी बढ़ेगी। अगर आपको स्टिचेस लगे हैं तो इस एक्सरसाइज को करने से आपके जो टाँके हैं वो जल्दी हील भी होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आता है सुपाइन एक्सटर्नल रोटेशन। अब इस एक्सरसाइज को कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी आपको सीधा लेटना है। फिर दोनों कंधों को आपको लूज छोड़ देना है, लाइटली रखना है। फिर उसके बाद अपने कोहनी से, ये देखिए ये कोहनी से, दोनों तरफ की कोहनी से आपको अपने एल्बो को 90 डिग्री पे मोड़ना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक डंडे की या छोटी लकड़ी की जरूरत भी पड़ेगी, जो आपके जिसकी लेंथ इतनी हो कि वो दोनों हाथों तक पहुंच सके। इतनी लेंथ की आपको एक स्टिक लगेगी या एक डंडी लगेगी। फिर अपने हाथों से उस स्टिक को पकड़ना है, जैसे इसमें देखिए आप इमेज में देख सकते हैं। स्टिक उसने दोनों हाथों से पकड़ी हुई है। उसका एल्बो जो है वो 90 डिग्री तक बैंड करके रखना है, मोड़ के रखना है, दोनों कंधे ढीले छोड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हमें, अगर हम मान के चल रहे हैं कि हमारे उल्टे हाथ में लीजन है, तो उसे हमें धक्का देना है कैन की मदद से या फिर स्टिक की मदद से सीधे हाथ के द्वारा। सीधे हाथ में जो कैन है वो पुश करेगी इस हाथ को और हमारा हाथ का मूवमेंट कैसा होगा, बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर की तरफ होगा। ये ध्यान रखना है कि हमें कंधे से मूवमेंट को बाहर की तरफ नहीं लेके जाना है, हमें एल्बो से मूवमेंट को बाहर की तरफ लेके जाना है। आउटवर्ड साइड को मूवमेंट जाएगा हमारा एल्बो से और वो हमारे स्टिक की मदद से या फिर हम लकड़ी की मदद से उस मूवमेंट को करेंगे, ठीक है। अब हम आगे एक्सरसाइज देखते हैं। अब हमारा आता है बिहाइंड दी बैक इंटरनल रोटेशन, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप चेयर पे बैठ सकते हैं या खड़े होकर भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। मैं बताती हूँ कि इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। तो उसके लिए आप क्या करें,
एक चेयर ले, उस पर बैठे या खड़े होके कर सकते हैं। तो आपका जो अफेक्टेड हैंड है जिसमें आपका ऑपरेट हुआ है, उस हाथ को आपको मोड़ के पीछे की तरफ लेके आना है। आप देख रहे हैं इस इमेज में, जैसे ये हम माने कि लेफ्ट आर्म जो अभी तक मान लेते हैं हम, जिसमें हमारा ऑपरेट हुआ है या फिर जिसमें हमें रिहेबिलिटेशन देना है जिस कंधे में, उस हाथ को मोड़ते हुए पीछे की तरफ लाएंगे और जो हमारा सीधा हाथ है उससे हम उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमको अपने उल्टे हाथ को मोड़ के पीछे की तरफ लाना है, जो हमारा सीधा हाथ होगा वो हमारे उल्टे हाथ को सपोर्ट करेगा। फिर हमें मूवमेंट कैसा करना है, ऊपर की तरफ। ये एरो आप देख रहे हैं, इस हाथ को सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ लेके आना है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ आपका मूवमेंट होगा। ऊपर ले जाने के बाद उसको वहां पे 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है। फिर उसके बाद रिलैक्स करना है, वापस नीचे लाके स्टार्टिंग पोजीशन में फिर से उसको रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है आपकी शोल्डर की स्टेबिलिटी के लिए और उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो आगे हम और एक्सरसाइजेस देखते हैं। अब आता है सुपाइन क्रॉस चेस्ट स्ट्रेच। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज करने के लिए आप इसे लेट के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं। मैं आपको खड़े होके बताती हूँ, फिर लेट के बताती हूँ लेट के कैसे करते हैं। तो आप सीधे खड़े हो जाएं, आपका जो हाथ है, अफेक्टेड हैंड जो है, उसको अपने चेस्ट से क्रॉस करते हुए दूसरे साइड लेके जाना है। जैसे हम इस इमेज को देख के आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये आपका जो अगर अफेक्टेड हैंड है, इसको स्ट्रेच करते हुए हमें दूसरे कंधे की तरफ लेके जाना है और जो हमारा सीधा हाथ है वो एल्बो से सपोर्ट करेगा लेफ्ट आर्म को और उसको स्ट्रेच करेगा। हमें सपोर्ट के साथ इसको स्ट्रेच करवाना है। बहुत तेज स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, बहुत कम स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। स्ट्रेच इतना होना चाहिए जितना आपको सहन हो सके, दर्द है इतना स्ट्रेच आपको बिल्कुल नहीं देना है। फिर इसे 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है। फिर हमें स्टार्टिंग पोजीशन पे जाना है और फिर से इसको रिपीट करना है। ये भी आप 2 बार करें दिन में और इसका रिपीटेशन भी 7 से 8 बार आप रख सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज आती है हमारी सुपाइन एक्सटर्नल रोटेशन विद अबडक्शन। चलिए मैं बताती हूँ कि ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप लेट जाएं, फिर उसके बाद आपको अपने दोनों, ये इस इमेज में देख के मैं आपको समझाती हूँ, दोनों कंधों को ऊपर लेके आना है और उन्हें कोहनी से मोड़ के पीछे रखना है गर्दन के। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि दोनों हाथ ऊपर की तरफ आए हैं, कोहनी से मुड़े हैं और जो हथेलियां हैं वो आपके गर्दन के नीचे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको धीरे 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 इस मूवमेंट में, जैसे मेरा एरो जा रहा है, इस मूवमेंट में आपको अपने हाथ को नीचे की तरफ लाना है। इस इमेज में देखिए, पहले आपका हाथ ऐसा मुड़ा हुआ था, फिर धीरे 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 उसको खोलते हुए उसमें नीचे की तरफ लाना है। थोड़ा सा स्ट्रेच के साथ इसको लाना है, आप इसमें ज्यादा स्ट्रेच बिल्कुल ना दें, सिर्फ अपने हाथ को रिपीट करें ऊपर की तरफ, फिर धीरे 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 इसको नीचे की तरफ लाएं। और ये एक्सरसाइज भी आप 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर वापस से अपनी रिटर्न पोजिशन में आए और इसे भी आप 2 बार करें और 7 से 8 बार के लिए इसे दिन में रिपीट करें। अब हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वॉल क्लाइंब। अब ये एक्सरसाइज कैसे करनी मैं बताती हूँ आपको। इस एक्सरसाइज में हम हाथ का इस्तेमाल फीट की तरह करेंगे, जैसे हम पैरों से चलते हैं, पर इस एक्सरसाइज में हम हाथ से दीवार पे चलते हैं। तो मैं बताती हूँ कैसे करना है। आप एकदम दीवार के पास खड़े हो जाएं, दीवार के और आपके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। ये आप एरो देख रहे हैं, एकदम चिपक के नहीं खड़े होना है, दीवार से और आपके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। फिर अपने हाथ को एकदम 90 डिग्री पे अपने एल्बो मोड़ के दीवार पे हाथ रखना है और फिर धीरे धीरे धीरे, जैसे अपन रेंगते हुए चलते हैं, घसीटते हुए चलते हैं, वैसे ही हाथ से दीवार पे ऊपर की तरफ हाथ को लेके जाना है। ठीक है, और वहां ऊपर ले जाके 10 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर धीरे 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 उसी पोजीशन में अपने हाथ को दीवार से घसीटते हुए नीचे लेके आ जाना है। ठीक है, वॉल के सामने खड़े होना है, अपने हाथ को, अपने हाथ की जो हथेली है उसको दीवार पे टिकाना है और फिर धीरे 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 उसको अपने, वो हाथ को अपने ऊपर तक लेके जाना है, जितना आपकी रेंज है और पेन फ्री रेंज जो है, जितने में आपको दर्द ना हो उतने में ही आप ऊपर लेके जाएं। उससे ऊपर उसमें
बहुत खींच के हाथ को ऊपर लेके जाने की ना ऐसा ना करें, जिससे दर्द बढ़ सकता है। ठीक है, और वहां जाके 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर धीरे 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 हाथ को वापस से अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आए। इस एक्सरसाइज को करने से जो रेंज ऑफ मोशन होती है शोल्डर की, वो बहुत जल्दी रिकवर होती है। स्टिफनेस भी शोल्डर की इससे दूर होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। अब आता है हमारा साइड लाइन एक्सटर्नल रोटेशन। अब ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं? एक्सरसाइज को करने के लिए आपका जो दूसरा कंधा है जिसमें ऑपरेशन नहीं हुआ है, उस कंधे के बल आपको लेटना है, एक करवट करके लेटना है। आप ये देखिए, आप देख सकते हैं एक करवट करके लेटा है इमेज में। तो आपको इस एक्सरसाइज के लिए एक करवट करके लेटना है। अगर मान लीजिए आपका लेफ्ट साइड का ऑपरेशन हुआ है तो राइट साइड आपको करवट लेके लेटना है। फिर उसके बाद आपके कंधे को एकदम लूज छोड़ना है और कोहनी से अपने हाथ को 90 डिग्री में मोड़ना है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री में मुड़ा है और इसको अपने पेट के पास रखना है। ठीक है, वो वहां पे हाथ रेस्ट करेगा, आपके पेट के पास को 90 डिग्री मोड़ के रखना है। फिर धीरे 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 मूवमेंट करना है बाहर की तरफ। ठीक है, टूवर्ड द सीलिंग। ठीक है, मतलब कि ऊपर की तरफ हमें, सीलिंग की तरफ हमें मूवमेंट करना है बाहर की तरफ। कैसे करना है ये मूवमेंट? देखिए, ये आपका आर्म है जो 90 डिग्री रोटेट है एब्डोमेन के पास। फिर इसे धीरे 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 मोड़ते हुए ये देखिए आप बाहर की तरफ आपका हाथ जा रहा है। इस मोशन को आपको करना है और इसमें भी ध्यान रहे कि आपको ज्यादा नहीं खींचना है अपने हाथ को। जितना दर्द आपको कम हो उतना ज्यादा अच्छा रिहेबिलिटेशन होगा। पेन फ्री रेंज में आप मोशन करें, आप कंफर्ट होना चाहिए उस मोशन में। ठीक है, फिर बाहर ले जाके आप इस पोजीशन में जब आपका हाथ आ जाए तो वहां पे 1 से 2 सेकंड के लिए उसको रोक के रखें, होल्ड करके रखें। फिर धीरे 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 अपने हाथ को वापस से उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आना है और फिर से ये एक्सरसाइज को रिपीट करना है। सेम एज जैसे पहले बता रही थी मैं कि इसको भी 2 बार करना है और इसका रिपीटेशन भी 7 से 8 बार रखिए। ये आपके रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने में बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब आता है प्रोन और बैंड ओवर हॉरिजॉन्टल आर्म रेज। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप उल्टा लेट जाइए। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने पेंडुलम एक्सरसाइज की थी, कमर को हल्का झुका के, वैसे ही इसको हमें करना है। इसके लिए आप उल्टा लेट जाइए। फिर जो आपका अनअफेक्टेड आर्म है वो आपके बेड पे रहेगा, जो अफेक्टेड है वो बेड के बाहर रहेगा। आपको बेड के कोने में, जैसे इमेज में देखिए, बेड के कोने में आपको लेटना है और आपका जो ऑपरेटेड हैंड है वो बेड से बाहर रहेगा और स्टार्टिंग पोजीशन उसकी ये रहेगी, मतलब एकदम आपके बेड के पास। ठीक है, आपका अंगूठा जो होगा वो बाहर की तरफ फेस करा होगा। इस पोजीशन में आपको लेटना है। फिर धीरे धीरे आपके हाथ को आपको बढ़ाना है, इस पोजीशन में लाना है। ठीक है, फिर यहाँ आके उसको होल्ड करके रखना है 10 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद वापस से अपनी रिटर्न पोजीशन में आना है, फिर वहां रिलैक्स करना है और फिर से ये मोशन रिपीट करना है। फिर धीरे 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 करके आप अपने इस मूवमेंट की रेंज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है कि पहले हमने इस जगह पे इसको होल्ड किया था, फिर आप इस जगह पे भी होल्ड कर सकते हैं। फिर ये जो लास्ट एंड रेंज होती है आप वहां पे भी उसको होल्ड कर सकते हैं। तो आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग, जिस रेंज में आपको दर्द ना हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको होल्ड करिएगा। ज्यादा नहीं, 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करिए और धीरे 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 फिर से वापस को अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में ले आइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें भी ग्रेविटी आपके हाथ के अगेंस्ट काम कर रही है। आप अगर हाथ को ऐसा उठा के ले जा रहे हैं तो ग्रेविटी यहाँ से अगेंस्ट काम कर रही है। तो ये भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है एक्सरसाइज, जो कि शोल्डर हीलिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आफ्टर द सर्जरी हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर शोल्डर मूवमेंट नहीं करेंगे, उसको इमोबिलाइज नहीं करेंगे, तो हाथ के जो मोशन है, जो हाथ की जो रेंज है वो जा सकती है। और कॉमनली अगर आप एक्सटर्नल रोटेशन की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि एक्सटर्नल रोटेशन का मूवमेंट जो है वो चला जाता है, हमारा कंधा अंदर की तरफ रोटेट नहीं हो पाता है। इस मोशन का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है
और अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करेंगे और प्रॉपर फूड इनटेक भी नहीं लेंगे, वो प्रॉपर हाइजीन नहीं रखेंगे, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। नर्व इंजरी भी हो सकती है, नर्व कंप्रेस भी हो सकती है, कार्टिलेज इंजरी हो सकती है, जो कि एक अर्थराइटिक कंडीशन ही होती है, अर्थराइटिस एंड कार्टिलेज इंजरी। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिलता है कि कार्टिलेज जो होता है झड़ने लगता है, डीजनरेशन शुरू हो जाता है कार्टिलेज में, जो कि अर्थराइटिस में भी होता है। तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। आर्टीरियल इंजरी हो सकती है, ये आपका ऑपरेशन के टाइम भी हो सकती है, बाद में भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है कि कंप्रेस हो रही हो आर्टरी या इंजर्ड हो गई हो, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया, किसी-किसी को ऐसा होता है कि बहुत बाद में एनेस्थीसिया का एलर्जी समझ में आती है, किसी को तुरंत समझ में आ जाती है, अगर किसी की बॉडी बहुत सेंसिटिव है, तो उनमें एनेस्थीसिया का रिस्क देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो। बैंकर लीजन का जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है, सर्जिकल ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, वो आपको हेल्दी रखने में, फिट रखने में और आपको बैंकर लीजन या के ऑपरेशन से रिकवरी लाने में मददगार साबित हो। तो थैंक यू सो मच।